हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, आज 11वीं क्लास का वर्क एनर्जी पावर का बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। इसमें हम पहले तो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्राफ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाइए इजी फिजिक्स बाय सुशील सर और आप पुराने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज जो खास चीज पढ़ेंगे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम को एज ए रामबाण कैसे यूज करेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने से एक रामबाण निकालेंगे हथियार, जिससे आपके सारे क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन, एससी वर्मा क्वेश्चन, जेई में, नीट में आने वाले क्वेश्चन एकदम चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही तसल्ली से वीडियो लेक्चर आपको देखना है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए मेरे साथ। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? तो पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, उसके एक दो क्वेश्चन। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों का एक कंबाइंड ब्रह्मास्त्र या रामबाण हम कह सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे। और इससे हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्यों भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप ये तो पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आप पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी विच इज रिमेन्स कांस्टेंट। Energy neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ने का मतलब है टाइम खराब करना। आपने एक फ्रीली फॉल बॉडी किया था, हाइट पे निकाली थी, बीच में निकाली थी, वो mgh आ रही थी जगह। तो ये सारी चीजें तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक कंबाइंड रामबाण तरीका आपको बताएंगे, जिससे आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। दोनों टर्म आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए, हमने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, हाफ mv²। राइट? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम p इक्वल टू mv होता है। ठीक है ना? इन दोनों में रिलेशन बड़ा आसान है। इधर देखिए, k इक्वल टू हाफ m² v² अपॉन, हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर लिया और m से डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से हो क्या गया है, k बराबर ये हाफ, ये p का स्क्वायर बन गया। m इंटू बी क्या होता है? मोमेंटम। तो m² v² क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर, p हो गया p² बाय m। तो एक रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ऐसे लिख सकते हो, दिस गिव्स p बराबर √2km। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, if momentum of a particle increased by 50%, अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम 50% बढ़ा दें, then what will be the percentage change in its kinetic energy। अगर एक पार्टिकल का मोमेंटम हम 50% बढ़ा दें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब ऑब्वियसली ये मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर हम मोमेंटम को 50% बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। एक ही बात है। ठीक है ना? चेंज का मतलब यहाँ पर बढ़ने से ही है, मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए, रिलेशन हमें पता है, परसेंटेज चेंज का मतलब
हमने जब एरर वाला चैप्टर कराया था 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन, वहां पर ही बताया था परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है। मैं यहां लिख रहा हूं, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। कहीं पर भी आप परसेंटेज चेंज निकालें, किसी का भी परसेंटेज चेंज निकालें, तो परसेंटेज चेंज का मतलब ही होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज का मतलब उस चीज में कितना चेंज, इनिशियल कितना, फाइनल कितना, तो चेंज निकाल लेंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालेंगे मतलब हमें निकालना पड़ेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। 50% जब मोमेंटम बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल और फाइनल। तो हम परसेंटेज चेंज कैसे निकाले, अभी ऊपर लिखा चेंज अपॉन ओरिजिनल इन, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो एवरग्रीन है, आपको हर जगह वही लगाना। परसेंटेज चेंज चाहे किसी का हो, चाहे रेजिस्टेंस का हो, काइनेटिक एनर्जी का हो, मोमेंटम का हो, परसेंटेज चेंज का मतलब ही है कि उस चीज में आप चेंज निकालें। पहले चेंज तभी निकलेगा जब आपको इनिशियल और फाइनल पता होंगे। तो चलिए सोल्यूशन देखिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 ले लेते हैं, K1 ले लो या K इनिशियल Ki ले लो। फार्मूला क्या है, हाफ p² अपॉन n, राइट। जब आपका मोमेंटम p होता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ p²/m होती है। अब मोमेंटम हमने बढ़ा दिया, p डैश ले लिया, p डैश कितना हो गया, p प्लस 50% ऑफ p। हमने क्वेश्चन में कहा है कि मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया, तो पहले मोमेंटम कितना था p, अब 50% ऑफ p और उसमें जोड़ दो। 50% किसका बढ़ा है, जो होगा उसी का तो 50% बढ़ेगा ना। तो 50% ऑफ p इसमें p में, और पहले p था, 50% बढ़ा दिया तो प्लस कर दिया 50% ऑफ p, तो कितना हो गया। अरे यार कोई भी चीज 50% बढ़ाने का मतलब वो 1.5 गुनी हो जाती है, 100% बढ़ाने का मतलब दुगनी हो जाती है। समझ गए ना, इतना तो सबको पता है यार। 100% का मतलब उतनी और हो गई। तो ये हो गया, ये काटना चाहो तो आप काट सकते हो, 50 है 100 है 1/2 हो गया, तो p प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 3/2p। देखो आपका मोमेंटम जो है ना अब बढ़ के कितना हो गया 3/2। पहले कितना था p, पहले जब p था तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली। अब मोमेंटम इतना है तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी निकाल लेते हैं यार। तो अब हम निकाल रहे हैं K2 का मतलब बाद वाली, तो हाफ p की जगह क्या लिखेंगे, p² अपॉन n। p डैश कौन सा मोमेंटम है, बढ़ाने की बात है कितना 3/2p, तो यहाँ डाल दो 3/2p, तो कितना आ जाएगा देखिए बड़े आराम से, K2 बराबर आ जाएगा हाफ p डैश स्क्वायर मतलब 3/2p का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 p² अपॉन n। हाफ की जगह हाफ है, n की जगह m है, p डैश की जगह 3/2p हो गया, बढ़ाने के बाद 50% ये 9/4। अब देखो आप, अब दो तरीके हैं। अब या तो आप ऐसा करें कि K2 और K1 दोनों पता चले, K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100 ऐसे निकाल सकते हो। या इसको और थोड़ा छोटा करना चाहो तो आप ये देखो, बेसिकली लिखा क्या है, 9/4 को अगर छोड़ दें आप, ये हाफ p² अपॉन n क्या K1 ही है ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो हो जाएगा 9/4 K1, 9/4 और ये K1 ही लिखा है हाफ p²। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको नहीं डालनी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 9/4 K1 होगी बढ़ाने के बाद। ऐसा नहीं कि आप 9/4 K1 नहीं लिखे तो भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। K2 की जगह ये पूरा रखना है, K1 की जगह ये रखना, फिर वही कॉन्सेप्ट जो बताया था ना, K2 चेंज का मतलब K2 माइनस K1, ओरिजिनल कितनी थी K1, तो अब आप निकाल लो परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 करना है। अब डेल्टा K अपॉन K का मतलब K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100, ये इसका मतलब हुआ। आपके पास वैल्यू है सारी, आप डाल दें। K2 लिए क्या लिखेंगे 9/4 K1 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100, राइट। ये K1 नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए K1 कॉमन आके नीचे वाले से कट जाएगा K1, इसीलिए मैंने K1 के फॉर्म में लिखा था। ऐसा नहीं है मैंने कहा ना कि अगर आप इसको ऐसे नहीं, अब आप पूरी अगर K2 की वैल्यू लेंगे,
और पूरी K1 भी लेंगे तो भी आप यहां डालेंगे तो आंसर वही आएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कतई भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्या आएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं K1 से K1 गया तो डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 जो आएगा आपका 9/4 माइनस 1 इंटू 100। देखो ऊपर से K1 कॉमन, नीचे वाले K1 से कट गया तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 100, 4 से काट दो 25, 25 5 जा 125%। इट इज योर आंसर। अगर मोमेंटम हम किसी पार्टिकल का 50% बढ़ा दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ जाएगी। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन, इसका 22 वर्षा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप कि अगर हम काइनेटिक 50% बढ़ा दें तो मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। उल्टा फार्मूला लगा लेना भाई, समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूं, मतलब रिलेशन एक ही है, P बराबर √2km हो जाएगा। तो अगर उसका उल्टा क्वेश्चन आए तो उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हम मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें तो मोमेंटम कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए, आपने पॉज करके नोट कर लिया करो। चलिए हटा रहा हूं इसको। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक आज हमें पढ़ाना था, वर्क एनर्जी पावर का एक रामबाण तरीका, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ रखी है। देखो क्या पढ़ रखी है आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस वर्क में सारी चीजें आ जाती हैं भाई, एक्सटर्नल वर्क, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क, कंजर्वेटिव का वर्क, सारे वर्क आ जाते हैं। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, अपन एक्सपेंड कर लेते हैं। तो वर्क का मतलब है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू। देखिए एक ही चीज को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, पूरी कॉन्सेप्ट आपको पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर बस समझ गए ना। तो आज का टॉपिक जो है ना वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन द 11th क्लास। तो WEX, W नॉन कंजर्वेटिव, इतने ही वर्क पॉसिबल है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, कोई और एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पढ़ाया था आपको, अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर देखे हैं, WC वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं सारे वीडियो लेक्चर या सारा जो कोर्स है 11th 12th का वो सीक्वेंस में कवर कर रहा हूं। एक कॉम्बो पैक आपको मिल रहा है, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब ये कैसे लिखा जा सकता है, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा आपको ध्यान होना चाहिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं। आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ा ना। ऑल द फोर्सेस विच अपोजिज द मोशन आर कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसमें फ्रिक्शन था, डैम्पिंग था, समझ गए ना, विस्कस फोर्स था। तो सारे वो फोर्स जो मोशन का अपोज करते हैं वो सब नॉन कंजर्वेटिव आते हैं। तो यहां पर स्पेशली क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की बात चल रही है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर चल रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन ज्यादातर आपको मिलेगा, क्यों फ्लूइड तो चैप्टर है नहीं जो विस्कस फोर्स मिल जाए। तो नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा फोर्स मिलेगा, फ्रिक्शन। चलिए तो W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा U कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा K।
देखिए मजा तो अब आने वाला है, इसको उधर ले जाओ। W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, मतलब डेल्टा E बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा K प्लस डेल्टा U। डेल्टा K प्लस डेल्टा U क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E। तो देखिए W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा E। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहती है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब K प्लस U बराबर जो E होता है वो E क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। इसका मतलब E कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब डेल्टा E कितना होता है, 0। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी में चेंज नहीं हो सकता है, तो चेंज नहीं हो सकता है, 0। तो इसको हम अगर 0 लिखते हैं, इस चीज को 0 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा E 0 रखते हैं तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होगा। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होने के लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, डेल्टा E इज इक्वल डेल्टा E इज इक्वल टू 0। इट मींस अगर डेल्टा E की जगह हम 0 रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, W एक्सटर्नल and WNC must be equals to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज होल्ड ट्रू ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर 0। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी लगता है जब कौन सा फोर्स प्रेजेंस हो, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज आपने 9th में नहीं पढ़ी थी, आपको पता ही नहीं कि अगर बॉडी का कोई मोशन हो रहा है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फिर भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, कैसे होगा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी लॉस होगी वो तो किसी में कन्वर्ट ही नहीं होगी ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी वैलिड होता है जब WEX मतलब एक्सटर्नल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो। तो मेन चीज आपको यहां पर यही बतानी थी हमें, ठीक है ना। बाकी आपको ये ब्रह्मास्त्र याद रखना है, ये ब्रह्मास्त्र है आपका W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो चलिए हम इस पे भी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब K प्लस U जिसको आप E कहते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब डेल्टा E कितना होता है, 0। कब? अब आपको पता चल गया, ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट देयर। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा ही नहीं, आपको बता दिया ना, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होती है। तो चलिए हटा देते हैं इसको, सारा लिख दिया आपने, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। एससी वर्मा में भी दिए हैं क्वेश्चन, या किसी भी बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन फिजिक्स के कॉमन ही होते हैं, कहीं भी पढ़ लो वही क्वेश्चन मिलते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा, और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो चलिए
एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, लिखता हूं क्वेश्चन। देखना भी क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगेगा और ऐसा चुटकी में हो जाएगा कि जिसकी कोई हद। चलिए, ये हाइट है h/2, ये हाइट h है मान लो। इस हाइट से यहां से एक ब्लॉक को, ये कोई ब्लॉक है, इसको यहां से रिलीज किया गया। अभी हम क्वेश्चन लैंग्वेज लिखेंगे, दिस ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट, ऐसे करके आ रहा है। जब ब्लॉक आपका यहां पर भी ब्लॉक आएगा, ये ब्लॉक यहां पर भी जाएगा। जब आपका ब्लॉक इस पॉइंट पे होता है, जब आपका ब्लॉक इस पॉइंट पे होता है, V पॉइंट पे होता है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया है। दिमाग लगाओ अपना। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, रिलीज का मतलब है कि फ्रीली फॉल किया गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए, इसको ये पॉइंट मान लो, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, एंड मूव्स ओवर ए स्मूथ सरफेस, एंड मूव्स ओवर ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस as shown in figure, as shown in figure. Find the velocity of the object at point B. Find velocity of object at point B. जब आपका ऑब्जेक्ट B पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? पॉज कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके लिए, आप करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, लगाइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अभी क्या बताया मैंने, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा ई होता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि डेल्टा ई तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इक्वल टू 0 लिखना है आपको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ऐसे भी लिख सकते हो। इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। यहां से करेंगे तो भी आएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल आएगा, ये आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाले टर्म एक तरफ करो, प्लस वाले एक तरफ कर दो, तो यही फार्मूला बनेगा। के इनिशियल प्लस मतलब टोटल इनिशियल टोटल एनर्जी, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। तभी तो डेल्टा ई 0 होता ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी पहले थी वही टोटल एनर्जी बाद में होती है। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की यहां बात हो रही है चैप्टर में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अब तो आपको बता दिया, अब आप लगा सकते हैं, लगाइए फटाफट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। क्यों? एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, रिलीज का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। यू इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वेलोसिटी v मान लिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। लिखो वहां पर हाफ mv स्क्वायर। के फाइनल हाफ प्लस u फाइनल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mg h/2। खत्म, खत्म। देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लग रहा था, बच्चा तो क्वेश्चन देख के ही डर जाता है कि ये क्या है, यहां वेलोसिटी कैसे निकालें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया हमने।
अब हो गया आपका, m तो हटा ही दो, m हर जगह हटा दो, इधर m कॉमन आ जाएगा, m से हटा दो, इधर क्या बचेगा GH इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा हाफ v स्क्वायर प्लस इधर से क्या बचेगा, m हट गया GH/2, GH/2, इसको इधर ले आओ इस वाले को, तो ये अब GH/2 बचेगा इक्वल टू हाफ, अरे GH में से आधा GH चला जाएगा, इधर ले आओ तो GH/2 बचेगा। इस चीज को तो आपको करना ही पड़ेगा, ये भी नहीं आता तो फिर तो मतलब ही क्या है यार 11वीं क्लास में आने का। 2 से 2 चला गया, हो गया क्वेश्चन, v स्क्वायर इज इक्वल टू GH या v बराबर अंडर रूट ऑफ GH। तो v पॉइंट पे बॉडी या पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ GH। यहां से क्वेश्चन और बनता है कि जैसे अब यहां पर बॉडी की वेलोसिटी GH है यहां से, तो अब वेलोसिटी इसके पास यहाँ है, तो जरूरी थोड़ी वो कहां पर गिरेगा, मतलब ऐसे करके जाके कहां गिरेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ पा रहे हो मैं कह रहा हूं भाई, ऐसे इस हाइट पे गई, यहां पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब उसकी फिर रेंज क्या होगी, अगर यहां से अगर हम छोड़ दें इसको, यहां से कहां जाएगा, मतलब वो डिस्टेंस कितनी होगी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट मतलब मैंने क्या बताया है कि वर्क, एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सबका मिसलेनियस प्रॉब्लम बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि आपने वर्क, एनर्जी, पावर ढंग से पढ़ लिया, वर्क, एनर्जी, पावर अकेले चैप्टर क्या करेगा, इसमें फ्रिक्शन भी घुसाएगा, समझ गए ना, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी घुसाएगा, घुसाएगा ना यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं बता रहा था वर्क, एनर्जी, पावर अकेले कोई चैप्टर करने से नहीं, वर्क, एनर्जी, पावर में फ्रिक्शन भी घुसेगा, प्रोजेक्टाइल भी घुसेगा, लॉज ऑफ मोशन भी घुसेगा, तो सारे चैप्टर मैकेनिक्स के आने चाहिए, तब कंप्लीट मैकेनिक्स होगी। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना आप लोगों को, अगर आप ये सब नहीं कर पाओगे तो अकेले वर्क, एनर्जी, पावर या अकेले फ्रिक्शन करने से नहीं होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन घुस गया ना यहाँ पर, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, हटा दो इसको। चलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये लो, ये ब्लॉक यहां पर है, अब हम ये पूछते हैं कि ये ब्लॉक यहां पर इसकी वेलोसिटी हमें पता चल गई, तब ये x कितना होगा, ये कहां गिरेगा जाकर के, तो ये तो पार्ट एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया ना। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने क्या बताया था, अगर किसी हाइट से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर वेलोसिटी इसकी जो भी है हॉरिजॉन्टल है ना, उसके बाद बात अलग है, उसके बाद दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट होंगी, ये मोशन इन अ प्लेन बन जाएगा। तो अब आपको हमने बताया था h बराबर फार्मूला क्या लगाना होता, हाफ GT स्क्वायर, यहां से t बराबर आता था अंडर रूट 2h/g। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जाकर के, जब t आ जाता था फिर हमने बताया था t आने के बाद ये जो x होता है, x बराबर क्या होता है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में इनटू t। ये दो कॉन्सेप्ट बताए थे, h बराबर हाफ GT स्क्वायर, जब भी किसी हाइट से किसी चीज को हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो वो जमीन पे गिरेगा, उसका टाइम निकालने का फार्मूला h बराबर हाफ GT स्क्वायर, फार्मूला वही h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, u कितना होगा 0, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन में लगा देते हैं, ये देखो क्या मिलेगा हमें, h की जगह क्या जाएगा h/2 हाफ GT स्क्वायर, 2 से 2 गया तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h/g। अब t जब आ गया तो x बराबर क्या होगा, v इंटू टी, vx इंटू टी, vx इंटू टी का मतलब अंडर रूट ऑफ h/g। और वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं इस पॉइंट पे, अभी हमने क्या निकाली थी, अंडर रूट GH, याद करो अभी क्वेश्चन किया था, इंटू h/g, अंडर रूट g से g कट गया, अंडर रूट h कितना जा गया h, x बराबर फार्मूला क्या आएगा h, समझ गए ना, h ये वाली h जो थी यहां से आया था h, इतनी दूर जाके गिरेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन अकेले आप सोच रहे हैं कि हमें वर्क, एनर्जी, पावर आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आ गया, नहीं हो सकता है।
कंप्लीट क्वेश्चन वहां से आ जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी पता चल जाए। क्वेश्चन आगे और घुमा दिया, ये एक्स और निकाल दो तो फिर फंस गए ना। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, हटा देता हूं इसको मैं। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, अ ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके इसको वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा ये निकालना है। एंड मूव्स ऑन स्मूथ सरफेस, फाइंड मैक्सिमम हाइट। एंड मूव्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, फाइंड मैक्सिमम हाइट। मतलब ये स्मूथ सरफेस है, इस पे हमने एक ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी, तो हम पूछा ये ब्लॉक कितनी हाइट जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां तक, मतलब वो हाइट निकालनी हमने, ब्लॉक कितनी हाइट तक पहुंचेगा। ये मान लिया हमने मैक्सिमम हाइट कितनी है h, यही हमें निकालनी है। लगाओ, चलिए ट्राई कर लो एक बार, लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डरो मत यार, क्वेश्चन देखिए, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस, इसीलिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा रहा हूं। आपने तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 9th में भी तो पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, क्वेश्चन अब हो जाएंगे आपसे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक का मास की जरूरत नहीं, कट जाएगा मास, ठीक है ना। चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों ब्लॉक जमीन पे ही था, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ब्लॉक ने अगर h मैक्सिमम हाइट कवर की यहां तक पहुंचा, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई होगी ना। अगर वेलोसिटी होती तो और हाइट जाता, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती 0 प्लस u फाइनल। अगर h हाइट तक पहुंचा है ब्लॉक, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। हो गया क्वेश्चन, m से m भैया। तो h निकालना, तो h बराबर 25 अपॉन 2g, ये 25 अपॉन 2 तो था ही था, h निकालोगे तो g और नीचे आ जाएगा। 25 अपॉन 2g की जगह कितना लेना है 10। चलिए अब कितना हो जाएगा ये 25/20 यार कर लो भाई, 12.5 1.25 मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना ना भाई, मेरे हिसाब से तो यही आएगा 1.25, बिल्कुल सही है, चेक कर दिया। चलिए तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने एग्जाम्पल 2 देके बताया कि आप इसको लगाएंगे कैसे। हम एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी घुसेड़ेंगे, मतलब फ्रिक्शन को घुसेड़ेंगे। चलिए इसको हटा दें, चलिए हटा रहा हूं इसको।
कुछ ऐसे मान लो, ये सर्कुलर टाइप मान लो, ऐसे करके कुछ थोड़ा सा समझ जाओ। चलो, ये तो स्मूथ सरफेस है, यहां से यहां तक ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ, और ये है रफ सरफेस, यहां से यहां तक रफ सरफेस है। एक ब्लॉक है, ये रेडियस आर मान लो, एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया ऐसे करके, भाई यहां तक तो स्मूथ सरफेस है। अब यहां के बाद आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लॉक कितनी डिस्टेंस में जाके रुकेगा। यहां से यहां तक स्मूथ सरफेस है, उसके बाद फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक कहां पर जाकर के रुकेगा ये पूछा गया। ये डी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। अब देखिए, अगर आप यहां से यहां तक स्मूथ का अलग करेंगे, फिर फ्रिक्शन का अलग करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप वही अपना ब्रह्मास्त्र या रामबाण चलाइए कि इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब प्रेजेंट होता है तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा। अब देखो अपना आज का वीडियो लेक्चर पीछे देखो जाके, मिल जाएगा आपको। W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। याद करो आप इस फार्मूले को, लगा दो इस फार्मूले को। और करना चाहो तो के फाइनल माइनस के इनिशियल डेल्टा के प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, खत्म। W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। मैंने कहा ये ब्रह्मास्त्र है, इससे तो सारे क्वेश्चन होने ही हैं, लेकिन चूंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं था तो हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो हमने इतने से काम चला लिया था। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स। और हमने इसी चैप्टर में पिछले वीडियो लेक्चर में वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने बताया था म्यू mgs, म्यू mgs का मतलब डिस्टेंस। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू आर, आर बराबर mg, म्यू mg डी, डिस्प्लेसमेंट डी है। तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। अगर आपने पढ़ लिया तब तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव मान लो या फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन के लिए वर्क डन का म्यू mg डी, यहां से आता, ठीक है, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बताइए के फाइनल माइनस के इनिशियल कितना होगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, अरे यहां रुक गया ना, हमने कहा यहां से खिसकाया है और कहां पर जाके रुका, यहां तक, तभी ये डिस्टेंस ही पूछी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ब्लॉक यहां से रिलीज किया गया, ब्लॉक को क्या किया गया, रिलीज किया गया, यहां से रिलीज किया गया ब्लॉक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब आ जाओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कहां पर है, यहां से इससे आर हाइट पे, देखो आप, तो mg r माइनस mg r। अब ये वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी माइनस ही होता, तो माइनस माइनस काट दो यहां से। अब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। mg से mg बच जाएगा, म्यू डी इक्वल टू आर, तो डी बराबर बहुत आसान था। कहने का मतलब ये है, ये ब्रह्मास्त्र है, लेकिन जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब लगता है जब एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो, तो तब हम लगाते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किताबों में, सारी किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन तो वीडियो लेक्चर में हो नहीं पाते, लेकिन सैम्पलर एग्जाम्पल जो बेस्ट होते हैं वो ढूंढ के आपको करवा दिए जाते हैं।
तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, वीडियोज रेगुलरली आ रहे हैं, मैंने कहा ना डेली या अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैनल की ये है कि ये कंसिस्टेंटली और रेगुलरली, और कहना चाहिए विदाउट एनी गैप इनसाइड द सिलेबस ऑल्सो, मतलब पूरा पैकेज मिल रहा है आपको, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि जो इजी टॉपिक हैं, जो अच्छे अच्छे टॉपिक करा दिए, जो वैसे टॉपिक उनको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप पूरा चैनल को देखें आराम से, कोशिश करें समझने की और उसको नोट जरूर करें, अपने नोट्स बनाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।